आज हम भारत के एक बहुत ही जरूरी शिक्षा कानून में होने वाले एक बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा मामला है जिसका असर हजारों शिक्षकों के भविष्य और हमारे स्कूलों के पूरे सिस्टम पर पड़ सकता है। तो चलिए इस मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले वो सवाल जो इस पूरी बहस के केंद्र में है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नया नियम बनाया जाए और उसकी वजह से उन लोगों की नौकरी खतरे में पड़ जाए जिन्होंने सालों साल उस सिस्टम में काम किया है? यही वो मुश्किल सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। हर बड़े बदलाव की तरह इसकी जड़ें भी एक बहुत अच्छे इरादे में थीं। तो बात करते हैं उस मूल कानून की जिसने इस पूरी चर्चा को जन्म दिया। साल 2009 में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कानून आया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे हम RTE एक्ट भी कहते हैं। इसका मकसद बहुत साफ था, भारत के हर बच्चे को अच्छी क्वालिटी की प्राइमरी एजुकेशन मिले और ये उनका मौलिक अधिकार हो। मतलब एक बहुत ही शानदार और जरूरी पहल थी ये। अब इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक नया स्टैंडर्ड बनाया गया जिसका नाम था शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET। आइडिया बहुत सिंपल था कि स्कूलों में जो भी नए टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे वे कम से कम एक मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड को पूरा करें, ताकि जाहिर है पढ़ाई लिखाई की क्वालिटी बेहतर हो सके। यहां तक तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसने एक बिल्कुल नई और अप्रत्याशित समस्या खड़ी कर दी। एक ऐसी समस्या जिसने पूरे सिस्टम में हलचल मचा दी। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि TET की शर्त सिर्फ नई भर्तियों पर ही नहीं बल्कि उन सभी टीचर्स पर लागू होगी जो 2009 में कानून आने से पहले से पढ़ा रहे थे। इसे कहते हैं पूर्वव्यापी या रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू करना, मतलब किसी कानून को पिछली तारीख से लागू कर देना। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि मामला कितना गंभीर हो गया था। 2009 में कानून आया, फिर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आया जिसने इस नियम को पुरानी टीचर्स पर भी लागू कर दिया, और फिर 2027 की एक डेडलाइन भी दे दी गई। मतलब इन अनुभवी टीचर्स के पास ये नई परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ 2 साल का वक्त था। जाहिर है दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब जरा इन नियमों और कानूनों से हटकर उस मानवीय पहलू को देखते हैं। इस फैसले का उन अनुभवी शिक्षकों पर क्या असर पड़ रहा था जो सालों से इस सिस्टम का हिस्सा थे। सोचिए, ये फैसला उन हजारों शिक्षकों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा था जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। ये वो शिक्षक हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम की, खासकर ग्रामीण इलाकों में, रीढ़ की हड्डी हैं। देखिए, इस मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है जो कानूनी दस्तावेज में लिखी है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि इन शिक्षकों को कोई भी नुकसान पहुंचाने का मतलब सिर्फ उनकी नौकरी पर असर डालना नहीं है, बल्कि इससे पूरे एजुकेशन सिस्टम की स्थिरता पर खतरा पैदा हो सकता है। तो इस बड़े संकट को सुलझाने के लिए सरकार एक समाधान लेकर आई, 2026 का संशोधन विधेयक। आइए देखते हैं कि यह बिल इस पूरी समस्या को ठीक करने की कोशिश कैसे करता है। ये तुलना देखिए, इससे एकदम साफ हो जाता है कि यह बिल क्या करने वाला है। बिल आने से पहले की स्थिति में अनिवार्य रिटायरमेंट का खतरा था, प्रमोशन रुके हुए थे, लेकिन बिल के बाद नौकरी और प्रमोशन दोनों सुरक्षित हो जाएंगे। ये वाकई में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। तो इस बिल का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? वो ये है कि ये बिल एक कानूनी सिद्धांत को स्थापित करता है जिसे भविष्योन्मुखी या प्रोस्पेक्टिव कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि TET जैसे नए नियम सिर्फ भविष्य में होने वाली भर्तियों पर ही लागू होंगे, उन पर नहीं जो पहले से नौकरी में है। अच्छा, ये बिल कई तरह की सुरक्षा देता है। ये पक्का करता है कि पुराने शिक्षकों को कोई नई क्वालिफिकेशन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, और इसी आधार पर ना तो उनकी नौकरी जाएगी, ना ही प्रमोशन रुकेगा, और ना ही रिटायरमेंट के फायदों पर कोई असर पड़ेगा। हाँ, उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन वो उनकी नौकरी की शर्त नहीं होगी। लेकिन ये संशोधन सिर्फ एक कानूनी पेज को सुलझाने से कहीं ज्यादा है। ये शासन के एक बहुत गहरे सिद्धांत को भी दिखाता है। चलिए उसे भी समझते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 बहुत जरूरी लक्ष्य हैं। एक तरफ हमें शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाना है, और दूसरी तरफ हमें उन शिक्षकों के साथ भी इंसाफ करना है जिन्होंने सालों साल अपनी सेवा दी है। ये बिल इन दोनों चीजों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और ये सिर्फ एक अच्छी पॉलिसी बनाने की बात नहीं है, ये हमारी एक संवैधानिक जरूरत भी है। कोई भी कानून बनाते वक्त ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सुधारों के साथ साथ लोगों के स्थापित अधिकारों की रक्षा भी हो और उनके साथ निष्पक्षता बरती जाए। ये बिल इसी सिद्धांत पर टिका हुआ है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कोई भी समाज भविष्य के लिए बेहतर स्टैंडर्ड कैसे बना सकता है, और साथ ही उन लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा सकता है जिन्होंने उस सिस्टम की नींव रखी थी।